हेलो बच्चों, मेरा नाम सत्यम है और मैं ट्रिपल आईटी सी सिटी का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट हूँ। और आज हम जो आपका बचा कुचा जो एग्जाम्पलर न्यूक्लियाई का था वो हम खत्म करेंगे। ओके। और बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना। इसमें अपने को 26 क्वेश्चंस करने थे और जिसमें से अभी 6-7 क्वेश्चन बस बच गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप वाले, है ना। तो आज हम लॉन्ग आंसर टाइप पूरा खत्म कर देंगे एंड विल रैप अप दिस चैप्टर। उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि एक और बार मैं ये जो 21st वाला क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करूंगा क्लास में। ओके। तो व्हाट वी विल डू इज एक और बार मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या है। ठीक है, तो एक और बार क्वेश्चन जरा पढ़ लो, है ना। क्वेश्चन बेसिकली आपको क्या कह रहा है कि समटाइम्स अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डीके इनटू न्यूक्लियस व्हिच इटसेल्फ इज रेडियो एक्टिव। फॉर एग्जांपल, ये जो 38 सल्फर दे रहा है, 38 क्लोरीन आपका, है ना, और फिर उसके बाद जा रहा है 38 आर्गन पे जो कि ये स्टेबल है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है। अब देखो, हाफ लाइफ वगैरह तो दे रखा है, उनको बाद में डील करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर लेट N1 और N2, है ना, N1 N2 को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे एक्टिव न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ 38 सल्फर एंड 38 क्लोरीन। ठीक है, N1 और N2 से हम वो करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बोलेंगे, है ना, जो कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होंगे किसके, सल्फर और क्लोरीन के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके लॉग लगाना है ना, तो हमें एन चाहिए और लैम्डा चाहिए। तो हमें क्या पता है कि डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, माइनस डी एन बाई डी टी। तो फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए ये आ जाता है हमारा लैम्डा, जो कि डी के कॉन्स्टेंट होता है, विच इज डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन। ठीक है, ये आपका क्या है, रेडियो एक्टिव डीके लॉ। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, है ना। तो अब हम रेडियो एक्टिव डीके लॉ सल्फर और यहाँ क्लोरीन पे लगाएंगे, which comes out to be dn1 by dt, है ना, dn1 by dt is equals to minus lambda 1 n1। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आता है dn2 by dt which is minus lambda 2 n2। ओके, है ना, प्लस प्लस यहाँ पे लैम्डा 1 n1 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा 1 n1 भी आएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन है सल्फर से, वो बेसिकली माइनस ऑफ रेट ऑफ डीके ऑफ सल्फर है ना। तो यहाँ पे अपन एक लैम्डा 1 n1 भी डाल देंगे। ओके, सो ये मुझे मिल गए डीके की इक्वेशंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक्सपैंड करेंगे ई की पावर फॉर्म में और मल्टीप्लाई कर देंगे ई की पावर लैम्डा 2 दोनों तरफ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि है ई की पावर लैम्डा 2 टी टी एल 2 Tn2 is प्लस लैम्डा 2 N2 e की पावर लैम्डा 2t। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 N नॉट e की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, एंड दिस इज dt। ओके, चलो, तो यहां से अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेट कर देंगे हम दोनों दोनों तरफ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर बेसिकली लैम्डा 2 बाई टी, लैम्डा 2t टी एन टू, है ना, प्लस लैम्डा 2 एन टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर लैम्डा 2t। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाए पहले, और ये बराबर होगा लैम्डा 1 एन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर लैम्डा 2 टी टी। ठीक है, तो ये होता है लैम्डा 1 एन नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ई की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी प्लस टी। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन से आ गया वैल्यू। ओके, टी आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n2 e की पावर लैम्डा 2t की जो वैल्यू है दैट इज लैम्डा 1 n नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी प्लस टी। ठीक है, चलो, तो यहां से सिंस टी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल हमारा जो टी है वो जीरो है, तो यहाँ से सी की जो वैल्यू आएगी हमारी वो होगी माइनस लैम्डा 1 n नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, ये अपने को सी की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन को थोड़ा कंबाइन करते हैं, सी वगैरह की वैल्यू आ गई है, तो दिस इज n2 e की पावर लैम्डा 2t इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 n नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। माइनस अंदर भेज रहा हूं, तो यहां से क्या आएगा, e की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी माइनस 1। ठीक है, अब यहां से n2 की वैल्यू आ गई। फिर n2 की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा 1 n नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू e की पावर माइनस लैम्डा 1 टी माइनस e की पावर माइनस लैम्डा 2। ये आपकी हो गई n2 की वैल्यू। ठीक है, जबकि n2 की वैल्यू, अब देखो वो पूछता है कि काउंट्स ऑफ विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा, जब dn2 बाई dt इक्वल टू जीरो। तो सिंपल डिफरेंशिएशन है ना, मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा, जब उसका डी बाई डी टू जीरो होगा। ठीक है, तो बेसिकली डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी माइनस ई की पावर लैम्डा माइनस लैम्डा टी, है ना, ये बराबर है जीरो। ठीक है, तो यहां से आ रहा है ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी, डिफरेंशिएशन देखो, इंटू माइनस लैम्डा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा 2 टी इंटू माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इधर उधर करो तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 1 होगा e की पावर माइनस लैम्डा 2 टी डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस लैम्डा 1 टी। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी e की पावर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 टी फ्रॉम इंडाइसिस। ठीक है, ओके, तो ये आ गया, एंड देन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 टी जो है वो बराबर होगा, ये ई ऊपर भेज दो तो लॉग बन जाएगा, तो एल एन, तो एल एन लैम्डा 1 बाई, ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एल एन ऑफ लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस, ठीक, टी आ गया, लैम्डा 1 लैम्डा निकाल लो, लैम्डा 1 फिर यहां से क्या आएगा, लैम्डा 1 की वैल्यू आएगा एल एन 2, है ना, एल एन 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ सल्फर। ठीक है, तो ये है 0.279 पर। ठीक है, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आएगी, एल एन 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ, जो कि होगा 1.118। ठीक है, यहां से फिर टी की वैल्यू होती है एल एन ऑफ 0.279 डिवाइडेड बाय 1.118 एल एन के अंदर डिवाइडेड बाय 0.7 माइनस 1। ये तो चीज है ना, इसको चाहो तो रट लो, ये फॉर्मूला की तरह आप रट मिक्स वगैरह में। ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपको आएगा 1.65 आवर्स। तो बेसिकली 1.65 आवर्स क्या होगा, ये जो क्लोरीन की जो नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ क्लोरीन जो है वो मैक्सिमम होगा टी इक्वल टू 1.5 आवर्स पे। ठीक है, तो ये था 21st। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इस पर थोड़ा फोकस करना, और का एक काम करता, यहाँ पे एक फॉर्मूला आप रख सकते हो जो कि है की वैल्यू वो है एल एन
lambda 1 by lambda 2 divided by lambda. Yes, ठीक है. Okay. चलो अब आते हैं 22 क्वेश्चन. 20. Let's check that. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. Okay. Neutron is a bounded state of a neutron and proton with binding energy P equal to 2.2 mega electron. ठीक. A gamma ray of energy is aimed at the neutron nucleus to try to break it into a neutron plus proton, okay, such that N and P move in direction of the gamma rays. ठीक है. ये आके इस तरह से उनसे कोलाइड करेगा कि वो टूट के वो गामा रेस के डायरेक्शन में चले जाए. अगर E इक्वल टू P है, then show that this cannot happen. Hence, calculate how much bigger than P must be E for such a process to happen. है ना. तो E कितना बड़ा होना चाहिए B से कि ये प्रोसेस हमारा हो जाए. ठीक है. तो देखो इसका सोल्यूशन. गिवन गिवन क्या है? बाइंडिंग एनर्जी. जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी है P, उसकी वैल्यू 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है. Now let kinetic energy. Now let kinetic energy. Let kinetic energy and momentum of neutron and proton be Kn, Kp and Pn, okay, respectively. ठीक है, respectively. तो यहां से E माइनस बी जो होगा दैट विल बी Kn प्लस Kp. ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी Pn स्क्वायर अपॉन 2m प्लस P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये सही है ना. ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. अब मैं काम करता हूं, इसको इक्वेशन वन मान लो. इसका आप मान लो इक्वेशन. ठीक. तो यहां से अप्लाई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम. यहां पे बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम Pn प्लस Pk इज इक्वल्स टू E बाई C. ठीक है. एज E इक्वल टू बी दे रखा है, हमारी जो इक्वेशन वन है वो Pn स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर 0. ठीक, सही बात है ना. काम करो, इसको इक्वेशन 2 बोल. ओके. तो ये तभी होगा, ओनली हैपन, ये तभी होगा जब Pn की जो वैल्यू है P के बराबर. ठीक है, ये तो तभी हो सकता है ना. ये चीज तब हो सकती है, ये चीज दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. तो दो नंबर्स में 0 होना पड़ेगा, है ना. तो वो पता नहीं इक्वल है, मेरे इक्वल टू 0. ओके. नाउ लेट अस टेक E is equals to B plus X. ठीक है, where X बहुत छोटा है P से. ओके.
फॉर द पर्पस putting the values of em, putting the values of Tn from equation 2 to equation 1, we get वो की वैल्यूज एक में डालेंगे तो क्या आएगा 2 into pp का स्क्वायर माइनस 2e/c p of p प्लस t स्क्वायर बाय t स्क्वायर माइनस 2mx की जो वैल्यू है वो 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो माइनस बी प्लस माइनस 2e/c है ना प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर जो कि होगा 4e² / c² माइनस 2a 4 दूनी 8 8 और टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर माइनस 2mx ये आता रहेगा। ठीक, टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ए की वैल्यू 2 है ना, बाई 2a तो 4 हो गया। अब देखो अगर रियल वैल्यू होगा, है ना, रियल वैल्यू पे क्या होता है, रियल वैल्यू पे क्या होता है, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 से बड़ा होता है, यानी कि 4e² / c² जो है दैट इज 8 e² / c² माइनस mx। ठीक है, दिस 16mx इज इक्वल्स टू 4e² / c², है ना, जो कि होगा x इक्वल टू e² / 4mc²। ओके, लेकिन बट हमने क्या कहा था, x की वैल्यू बहुत छोटी है p से, इसका मतलब कि बराबर है b से, तो x की वैल्यू हम लिख सकते हैं b² / 4m। ठीक है, तो वही ये पूछना था, तो x की वैल्यू है, इस केस में दोनों बराबर है, x की वैल्यू आपकी e² / 4mc² है या फिर उससे by 4mc²। ठीक है, तो योर नंबर 2। ठीक है, लेट्स गो टू 23। लेट्स गो टू 23। देखो 23 में क्या है, the deuteron is bounded to a nucleus force such that the hydrogen atoms is made up of proton and electron bounded by electrostatic force। ठीक है, if we consider the force between neutron and proton and neutron to be given as the Coulomb's, अच्छा तो F की वैल्यू ऐसे दे रखा है कि 1/4 pi 1/4 pi epsilon naught square by r, ऐसे दे रखा है वो force है। estimate the value of E, अच्छा E plus upon E, okay, given that binding energy of a deuteron। अच्छा, अब वो कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ a ड्यूट्रॉन, उसने क्या दे रखा है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, सो नाउ यहां से स्टेप बाय स्टेप देखो, अब हमें याद है कि बाइंडिंग एनर्जी है ना, बाइंडिंग ये पी है बेटा, तो आपका जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ
हाइड्रोजन एटम है वो होता है n की पावर 4 डिवाइडेड बाय पाई ये, है ना, एच स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, सही है ये। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से एम डैश की वैल्यू जो है वो आएगी मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, व्हिच इज mp बाय 2। ओके, तो यहां से 8 1836 मीटर डिवाइडेड टू, जिसकी वैल्यू है 918 मीटर। ठीक है, 918 मीटर। फिलहाल तो ये हमें एम डैश मिली। ओके, अब hence NP represents the mass of a neutron or proton okay, mass of a neutron or proton, we are given binding energy, हमें बाइंडिंग एनर्जी हमें क्या दे रखी है 2.2 मिला इलेक्ट्रॉन मोल। ठीक है, तो फिर एनर्जी क्या होगी 918 m ई डैश की पावर 4 ई प्लस देगा ई डैश पावर 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आएगी 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो पहली इक्वेशन क्या थी, वो 13.6 वाली थी। पहली इक्वेशन ये थी आपकी, ठीक, तो मैं पहली इक्वेशन मानता हूं और दूसरी इक्वेशन में आपको इसको मानता हूं। पहली और दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग वन एंड टू। ठीक है, डिवाइड द इक्वेशन वन एंड टू, तो 918 ई डैश बाय ई की पावर 4 is equals to 2.2 mega electron volt divided by 13.6 mega electron volt, which is 2.2 into 10 की power 6 by 13.6। ओके, e dash by e की जो वैल्यू है ये होगी पावर 4, ये होगी 2.2 into 10 to the power 6 divided by 8.6 into 918, which is 176.21। ठीक है, ई डैश बाई ई की वैल्यू क्या होगी, ई डैश बाई ई की वैल्यू होगी 17621 की पावर 4, 1/4 इज 3.64। ठीक है, तो ये याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है ना, ये भी मैं एक स्टार्ट भाई, और इसको लॉन्ग आंसर तो आपके सारे इंपॉर्टेंट है, देखते रहना हमेशा, है ना, एग्जाम से पहले भी ये लॉन्ग आंसर्स का रिवाइज कर। ठीक है, चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखे, बिफोर द न्यूट्रिनो for the neutrino hypothesis, the beta decay process was thought to be the transition। अच्छा, ये ट्रांजिशन सोचा गया कि n गिव्स प्लस। ओके, it was true so that if the neutron was at rest, the proton and the electron would emerge with fixed energies and calculate them experimentally, the electron energy was found to be larger। ठीक है, तो ये प्रूव करता है।
अब देखो, तो ये बीटा डीके है बेसिकली, है ना। तो हमें दो केसेस मानने पड़ेंगे, है ना, एक बीटा डीके से पहले एंड बीटा डीके के बाद, ठीक है। लेट्स कंसिडर द केसेस बिफोर forward and after बीटा डीके, ठीक। तो बिफोर वाला सिचुएशन देखो, बिफोर क्या हुआ था, अगर न्यूट्रॉन रेस्ट पे होता तो इट्स वॉज एट रेस्ट, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन रेस्ट पे, इससे हम ये कहते हैं कि एन की जो वैल्यू है वो डी एम एन टी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू और इसका पी एन की वैल्यू 0 है, ठीक। अब आते हैं आफ्टर वाले केस पे। आफ्टर में क्या था, पी एन की जो वैल्यू थी वो बराबर थी पी पी प्लस पीई, ठीक। या फिर ये कह सकते हैं कि 0 = पीई प्लस पीपी, जिसको मॉड पी पी इज इक्वल्स टू मॉड पीई इज इक्वल्स टू पी बोलते हैं, ठीक। ऑल्सो यहाँ पे अब ईपी निकालेंगे, है ना। ईपी क्या होगा, एन पी स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस पी पी स्क्वायर प्लस इंटू टी स्क्वायर की पावर 1/, ठीक है। तो और यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, एम ई स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर टीपी स्क्वायर सी स्क्वायर पावर 7, जिसकी वैल्यू होगी एम ई स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर होल पावर, ठीक है। ये आपकी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, नाउ याद लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे क्या होगा, एम पी स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू एम ई स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर हाफ, जिसकी वैल्यू होती है एम एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये एम पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये है एम एन सी स्क्वायर की वैल्यू है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे एम ई सी स्क्वायर क्या है, 0.5, यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब since energy difference since energy difference between n and p is small, p is small, p को c पे नहीं स्मॉल, ठीक। तो pc जो है वो बहुत छोटा होगा एम पी सी, while pc may be greater than it may be greater than एम ई सी, ठीक। तो एम पी सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 2mp square it's per 4, which is mnc square minus p to c। तो अब फाइनली यहाँ पे
एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करने के बाद आपकी आएगी 936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी 2.06 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना, है ना, बस ये के रिसोर्स के तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया। लॉन्ग टर्म है चाहिए, इसको तो आप ओपन लो, रिवीजन के लिए भी आप इसको रख लेना, आप इसको रिवीजन के लिए रख, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं 25 पे, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए 25 क्वेश्चन, में क्या है? द एक्टिविटी आर ऑफ एन अननोन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड इज मेजर्ड एट आवरली इंटरवल्स, द रिजल्ट्स फाउंड आर एज टेबुलेटेड। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि फॉर द ग्राफ ऑफ आर वर्सेस टी कैलकुलेट हाफ लाइफ, और ये ठीक है जैसे नॉर्मल क्वेश्चन लिखते हैं वैसे ही। ठीक, तो पहले आप ये टेबल ड्रॉ कर लो। एक से तो आपके शेप के रेक्टेंगल टेबल ड्रॉ, ओके, तो दिस इज शेप, राइट, टाइम बढ़िया, ठीक। और कितने कॉलम से? 1 2 3 4 5 6 6। चलिए कोई, तो चल एक सेकंड, ओके। चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टी ऑफ एच, है ना, और आर, पहला में क्या है 0 और 100, ओके, फिर आपका 1 और 35.36, देन यू हैव योर 2 एंड 12.51, फिर इसका 3 और 4.42, फिर इसका 4 और 1.56, ओके फाइन, ओके। चलो तो आर अपॉन आर नॉट पहले कैलकुलेट करते हैं, है ना। फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट आर अपॉन आर नॉट, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट आर अपॉन आर नॉट, उसके लिए अगेन आपकी ये बॉक्स मदद चाहिए होगी मुझे, ठीक? ये अगेन आपकी बॉक्स की मदद चाहिए होगी, तो ये थोड़ा सा पड़ा, ड्रॉ शेप्स, ये सही है जी, ये सही है। चलिए एक से, चलिए इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, है ना। चलिए इसका ऐसे देखिए बच्चों, देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ड्राइंग ही है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ओके। राइट, राइट, वी हैव दिस लाइन एंड we be having basically 3 columns in this, है ना, ठीक है। चलो भाई 2 रोज तो बढ़ गए, अब अपना काम करते हैं, है ना। चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स डू इट।
सबसे पहला हमारा बनेगा टी ऑफ एक्स, राइट? देन वी हैव आवर आर, आर वाज बेसिकली इन एमपी, क्या सबको पता है? और यहाँ पे निकालेंगे आर अपॉन आर नॉट, ओके, राइट, लेट्स गो। यहाँ पे 0, यहाँ पे 100, इनिशियली तो कुछ नहीं होगा, फिर करता जाएगा, वो घटने का रेट भी आपको पता है, क्लासेस में आपको करा रखा होगा, 35.36, और यहाँ पे माइनस 1.04, फिर यहाँ से आता है Q, you have your 12.51, जहाँ पे आपका माइनस 2.08 होगा, ठीक है। फिर आपका B आता है जो कि आपका 4.42 था, और माइनस 3.11 is your another thing. Then you have your 4, 1.6, there it is, point. तो ये R अपॉन R की वैल्यू, ठीक, चलो हमें ग्राफ तो मैं बेसिकली, अब देखो R अपॉन R नॉट कैसे निकालते हैं, ये नॉर्मल सीरीज क्लासेस में कराया जाता है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर लिए, ठीक है। मैं ज्यादा स्ट्रेस आपको दूंगा ग्राफ्स पर, ये है आपके ग्राफ्स पर, ठीक है, ठीक है। एक बात याद रखना बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, चलो, जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है, एक जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है ना, इसको काइनेटिक्स, ठीक है, काइनेटिक्स है, ये आपके, मैंने आपको कहा था, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी, बेसिकली आपके, सॉरी, एक तो आपके केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है, उसमें आप बहुत सारे ऑर्डर के रिएक्शन, सही बात है कि नहीं, है ना, और ये है एक आपका चैप्टर रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियस तो भूल जाओ, न्यूक्लियस तो छोटे बच्चे सवाल पूछेंगे आपसे थियरी में, जो रेडियो एक्टिविटी में है, मैंने आपको कहा था कि ये केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है ना, वो सारी है, आप चाहो तो ये चैप्टर स्किप भी कर सकते हो, आप ये चीज केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ लोगे, बात ये है, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, लिख लो, आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट नॉट द फर्स्ट, दिस इज नॉट द, क्या बच्चों, पॉइंट याद रख लो, काम आएगा आपके, मैं आपको बता दिया है, आपको थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ सकती है, आप जितना टाइम इसमें दोगे, अगर आप यहाँ यहाँ इतना टाइम दे दिए तो फिर वो बराबर हो गया, मैं ज्यादा कुछ क्या, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सब सेम, बिल्कुल। एनीवेज, लेट अस गो, लेट्स चेक द ग्राफ। तो ग्राफ आपका पहले मैं बताता हूँ, जब फर्स्ट वाले को जो आपका ग्राफ है वो आपका कुछ ऐसे आएगा, नॉट एग्जैक्टली ऐसे, आई एम सॉरी, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट या आपका ग्राफ यहां से 100 से होता है ना, 100 एंड 10 डिक्रीज करते 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 करते, ओके, ये आपका ग्राफ है, और इस तरफ होगा आपका आवर्स, इस तरफ होगा आपका आर, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया पहला ग्राफ, और दूसरा ग्राफ जो आपका हिसाब से रिलेशन बन रहे हैं, है ना, जिस हिसाब से आपके ये बॉक्सेस पे आपको दिख रहे हैं, जो आप निकालोगे वहां से हमें ये दिख रहा है, जो मेरा ग्राफ है, पहले तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, और इट्स कमिंग टू बी लाइक दिस, राइट, राइट, है ना, तो बेसिकली दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, ये आपका -1.04, -2.08, -3.11 एंड -4.16, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, एंड last but not least, this is your 4, ये आपके ग्राफ है। जीरो तक स्लोप में भी क्या होगा, लैम्डा होगा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल स्लोप इक्वेशन से हम कैसे निकालते हैं, -4.16, मैथमेटिक्स में नहीं समझाने वाला यहाँ पे,
है ना, आपको आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, ये होगी लैम्डा 1.5 एच बस, ठीक है, बराबर। अब वो फाइनली पूछ रहा है बेटा तुमसे कि हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ये क्या होगी? हाफ लाइफ टी हाफ होती, टी हाफ की वैल्यू क्या आती है? 0.695, 0.693 1.05 जब पहला, इसकी वैल्यू 0.66 आवर्स आएगी, जो कि होती है 39.6 मिनट्स। इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 39.6 क्या 40 मिनट आपकी हाफ लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली 40 मिनट आपकी हाफ लाइफ एंड या है ना। तो अगेन नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन है, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, लॉन्ग आंसर टाइगर्स के प्लीज प्लीज याद करें, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके जी एडवांस में रखे हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको सीधा फॉर्मूला लगाते रहे रेडियो एक्टिविटी में और आपका आंसर है। थोड़ा बहुत आपको बहुत चीज क्वेश्चन भी लगाना पड़ेगा, और रेडियो एक्टिविटी में ये चैप्टर आपसे थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना। आपका ये आता है, चलो ठीक। 26 क्वेश्चन, न्यूक्लियर विद ये एट एन दे रखा है, वेरीफाई बाय कैलकुलेटिंग द प्रोटॉन सेपरेशन एस पी आर ए आर एस पी ऑफ ये पूछ रहा है। एंड ओके या सो दिस इज अनदर योर कॉमन क्वेश्चन, है ना। तो एसपी की वैल्यू हमें पता है, एसपी की वैल्यू क्या होती है? एसपी की वैल्यू होती है एम जेड माइनस वन कॉमा एन, ठीक है, प्लस एम एच माइनस एम जेड एन इन टू इन स्क्वायर, right? So what they have given to us is given 190 Ln. Okay, this says 118.9058. Okay, and this is 120 S 199.902199. Okay, और 121 स्टीबियम जो एंटीमनी है क्या है? 120.903824 लास्ट द लीस्ट चल 1.0078। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, अगर ये वैल्यूज नहीं दे लगेगी, कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ये बोनस क्वेश्चन भाई हम बता ही नहीं सकते। अगर ये एग्जैक्टली वैल्यूज अगर हमें नहीं दे रखेगा, हम बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। भले हमें ये राउंड फिगर पता हो, लेकिन ये कैलकुलेशन जो पॉइंट्स की होती है बहुत ज्यादा डिविएट करती है। अगर उसने नहीं दे रखा है मार्क्स, कुछ नहीं दे रखा है, तो मान लो क्वेश्चन बोनस, हालांकि ऐसे करती कर देता है, एडवांस नहीं करेगा, है ना। चलो ओके, तो ये आपको याद रखते हैं। So let's go further. What does the existence magic number indicate? तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट वाले में आप लगा देना एस पी एस एम, उसकी वैल्यू होगी 180.9058 प्लस हाइड्रोजन का 1.007 माइनस एंटीमनी का 119.9012, तो सी, ठीक है। तो ये आपका 0.114362 सी स्क्वायर आएगा। ये आप वेरीफाई कर लेना, है ना। ये मैं आपको वक्त दे रहा हूँ सिमिलरली। आपका इसका आंसर होगा एस पी का वो होगा 0.00599 है। तो ये आपका मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई कर लेना, है ना। आसान है, नहीं तो आपको सोल्यूशंस को मिल ही जाते हैं, है ना।
आप उनको रेफर कर सकते हैं, है ना। ये आपका बेसिकली चैप्टर हुआ है ना। और कंक्लूडिंग मैं आपसे बस थोड़ा सा और टाइम चाहता हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों, यूपीआई चैप्टर में हमने क्या किया? अगर मेरे पास आपके नोट्स पढ़े हैं, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो मैं आपको ये दिखा या फिर कंप्यूटेशन या सो दिस इज योर यूपीआई। तो देखो बच्चा, यूपीआई में हमने क्या पढ़ा? इट्स क्या, तो बेसिकली व्हाट वी स्टडी इन यूपीआई, पहले तो हमने पढ़ा टर्म्स रिलेटेड, एटॉमिक नंबर पे बात आई, प्रोटॉन पे बात आई, इसके ऊपर बात आई। तब फिर मैंने आपसे कहा था कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है न्यूक्लियर साइज आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। इसको आपको याद रखना है और आर नॉट की वैल्यू याद रखनी है। ये आपको कोई देगा नहीं, है ना, आजकल नहीं देते हैं। तो ये दिक्कत, ये हो सकता है कि दे दे अगर नसीब अच्छा हो, नहीं तो इन जनरली नहीं देते। फिर आपकी आती है न्यूक्लियर डेंसिटी। अब हाँ, ये हो सकता है कि आपकी आपसे फर्स्ट रीजन नहीं, फर्स्ट रीजन नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? न्यूक्लियर की डेंसिटी कांस्टेंट या इंडिपेंडेंट होती है? हाँ, ये सही बात है। और कितनी होती है? 3 मीटर पर 4 पाई r क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 मीटर की एक ट्यूब लूंगा डायमेंशन की, अगर ये 1-1 मीटर की है, अगर 100 आदमी भी इसको उठाने आ जाए तब भी नहीं उठेगा ये, क्योंकि बेटा डेंसिटी कितनी भारी होती है। अगर मान लो आपके सामने एक वन 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर का क्यूब रखा हुआ है, अगर वहां पे 100 पहलवान भी आ गए ना हटाने के लिए, तब भी वो हिलेगा भी नहीं। दिस इज द न्यूक्लियर डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियर। इसलिए इसलिए यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी अगर आप पूरे डेप्थ लेवल में पढ़ते हो फिजिक्स को, ये इसकी जो क्वांटम फिजिक्स है ना, वहां पे न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत 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 ज्यादा इफेक्ट डालती है। ठीक है, एक तो आपकी न्यूक्लियर डेंसिटी होगी, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि न्यूक्लियर फोर्सेस ये होते हैं, एपीएस लेवल पे तो यही फोर्सेस तो डोमिनेट करता है, ग्रेविटेशन वगैरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह थोड़ी डोमिनेट करती है ना। एनीवेज, तो देन वी डिस्कस अबाउट एएमयू। 1 एएमयू आपका होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, 1.6 10 की पावर 27 केजी, जो कि रेनाइट 31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमारे यहाँ पे लगा है। फिर उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स, आइसोडायपर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ते तो आते ही है, बट ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं, तो ये पार्ट वैसे आप आपको पता ही होगा, है ना। फिर अब हम आते हैं एयर फोर्स, जो मैंने आपसे कहा, है ना। इट इज बेसिकली द फोर्स एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। देखो, दो चीजें दो जगह पे लगेगा, या तो न्यूक्लियस के अंदर लगेगा, या फिर बेटा वो दो न्यूक्लियस के पीछे, है ना? तो ठीक है, इसके बाद मैंने आपको फैक्ट बताया कि न्यूक्लियर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सचेंज ड्यू टू मेसॉन पार्टिकल्स। मेसॉन पार्टिकल्स, तो क्वांटम फिजिक्स जो होती है ना, क्वांटम फिजिक्स, कभी पढ़ना आप इसे बाद में जा करके, अपार्ट फ्रॉम 11-12, जब आप एग्जाम्स आपके खत्म हो जाए, छुट्टियों में जब टाइम मिले, है ना। अब आप कहोगे कि भैया छुट्टियों में कौन पढ़ता है ना, लेकिन पढ़ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। बहुत बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था आपका मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। ओके, मास डिफेक्ट के बाद आपका एम माइनस एल ये था, एंड देन वी हैड योर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के बाद आपका पैकिंग फ्रैक्शन में मैंने डिस्कस किया था। पैकिंग फ्रैक्शन के बाद आपकी आई थी, अब आई है रेडियो एक्टिव। काम कितना न्यूक्लियस का था वो यही तक था। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में हालांकि यूज होता है। रेडियो एक्टिविटी मैंने आपसे क्या कहा था कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन कौन कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। रेडिएशन, सॉरी, रिएक्शन अल्फा रेस क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट करेंगे, तो ये अल्फा पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं? डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। फिर हमारे होते हैं बीटा रेस। बीटा रेस क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और गामा रेज होते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बीटा रेज भी बेटा बीटा प्लस और बीटा माइनस में होता है, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन पे कराई थी, अगर आपने रेगुलर क्लास सुनी है। ये अल्फा, ये बीटा, है ना। गामा की सच इक्वेशन नहीं दे रखी थी, है ना। फिर आता है रेडियो एक्टिव बी के लॉ,
जो कि रदरफोर्ड सॉडी लॉ, सर रदरफोर्ड एंड सॉडी had made this law state that the rate of disintegration is directly proportional to the active number of nucleons, जो कि माइनस dn/dt is directly proportional to n। Proportionality को हटाने के लिए हम लैम्डा डालते हैं। लैम्डा क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्डा होता है बेटा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आप उसके बाद हाफ लाइफ साइकिल, क्या आप, है ना, टी इक्वल टू ये, है ना, फिर उसके बाद एवरेज लाइफ, फिर उसके बाद ये, ठीक है, एंड देन वी हैड योर दिस, है ना, टेम्पर टाइम। टेम्पर टाइम के बाद मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, कार्बन न्यूक्लियर एनर्जी पढ़िए, रिएक्टर पढ़िए। रिएक्टर का एक क्वेश्चन आया था, है ना, रिएक्टर का एक क्वेश्चन आया ही था। ओके, देखिए बच्चों, ये जो लास्ट का सेक्शन है ना, एज सच क्वेश्चन में अभी हमने हैंडल नहीं किए, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे आपके इसके एग्जाम में, मेरी अच्छे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उसकी, है ना, क्योंकि एक्चुअली में वो एक ऐसी चीज है जो रीडिंग करके ही आपको पता चले। ठीक है, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन परमाणु बम, एटॉमिक बम। न्यूक्लियर वैसे न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो आपका परमाणु बम है, न्यूक्लियर फिजन से आप हाइड्रोजन बम। अगर आप एक एटॉमिक बम तोड़ते हो तो तापमान कम से कम 4000 से लेकर के 5000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है उस पर्टिकुलर सरफेस का, है ना। हिरोशिमा एंड नागासाकी पे हुआ था, राइट। आप देखो, अगर किसी को मान लो हाइड्रोजन बम फोड़ना पड़ेगा तो सबसे पहले उसको फोड़ना पड़ेगा एटॉमिक बम, ताकि वो वहां पे जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, एक जो लेवल होता है, उसको वो पार कर ले। उस एक्सटर्नल एनर्जी को अचीव करने के लिए 4000 से लेकर के 5000 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए। तो पहले एटॉमिक बम फोड़ो, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बम फोड़ो। और हाइड्रोजन बम इज वेरी 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 फार डेंजरस देन योर एटॉमिक। ठीक है, ये थोड़े से फैक्ट्स हैं, टेक्स्ट बुक में शायद लिखे होंगे, है ना, मैंने नहीं तो नहीं लिखे हैं, तो फिर मैंने आपको ये बता दिए कि आपकी नॉलेज के लिए है। बाकी फ्यूजन कैसे काम करता है, फ्यूजन कैसे काम करता है, ये फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन मतलब दो तीन टुकड़े जुड़ रहे हैं भाई। फ्यूजन का मतलब क्या है? डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। अब डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं तो अल्फा बीटा कुछ तो होगा वहां पे ना, वही आपको पढ़ना है। ठीक, ठीक है, यही चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, फाइन। चलो, अब यहाँ पे क्या है, अब देखो, तो ये आपकी बेसिकली थ्योरी थी बच्चे, है ना, ये आपकी पूरी थियरी थी आपकी यूपीआई की, है ना। मैंने पूरी कोशिश करी आपको पूरा थियरी और एग्जाम्पल क्वेश्चन कराने की, है ना, चाहे वो यहाँ पे एमसीक्यू 1 वाले क्वेश्चन हो या आपके बीच में ग्राफ वाले हो, शॉर्ट आंसर्स मैंने आपको लॉन्ग थ्री क्वेश्चन 2 बार करके बताया, फिर बाकी ये भी धीरे धीरे कराया ताकि आप समझिए, है ना, कि आप याद रखना केमिकल काइनेटिक्स वगैरह का। ठीक है, तो अब बच्चे मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा कि देखो एग्जाम्पल तो आपकी हो गई, है ना, एग्जाम्पलर तो आपकी हो गई। अब इसके बाद आप जाओ जे मेंस पी बाई क्यू। जे मेंस के जो पी बाई क्यू है वो 2019 से लेकर के 24 तक के आप करें। जे एडवांस मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूँ, बार बार बोलूंगा भी, 2015 से लेकर के 2024 तक पेपर आया नहीं। ठीक है, आपको ये करके रखना है, ये बेस्ट रिसोर्स है, इससे ज्यादा रिसोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पेपर एक एक साल में इन नजारे 16 पेपर आए थे। 16 पेपर में अगर 2 क्वेश्चन तो 32 क्वेश्चन एक टाइम पे हो गए, तो 34 इंटू अब आपके 6 साल है ना, 6 साल पेपर हो गए, 5 साल। ठीक है, तो आपके कम से कम 120 से 150 क्वेश्चन हो गए, अगर अगर रेडियो एक्टिविटी का 2 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर। समझ रहे हो वैल्यू कितनी है? बहुत 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 ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, ये एडवांस में आ ही जाता है, रेडियो एक्टिविटी 2 साल में एक बार आ ही जाता है ना। इसमें आज तक घुमाने फिराने का इस चैप्टर में कुछ है नहीं, मैं आपको बताऊं। अगर कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर है, कोई कुछ नहीं घुमा सकता आपको। बाकी चैप्टर्स में एकदम के घुमा सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं। मॉडर्न फिजिक्स तो बेटा 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 के 5 ऐसे सही होने चाहिए आपके, ऐसे चैप्टर सही है। इतना फोकस करना, इतना ध्यान देना इन सब चैप्टर। ठीक है, बाकी आप ओलंपियाड अगर चाहो, अगर कोई सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो बाहर की तैयारी करना है ऐसा कुछ, तो ओलंपियाड आप लगा सकते हो, है ना, तो एक्स्ट्रा अपना मेहनत करना चाहते हैं, है ना। और अगर नहीं बने क्वेश्चन तो बी मोटिवेट बिल्कुल आप। ठीक है,
विद दिस आई विल जस्ट कंक्लूड योर क्लास, है ना. न्यूक्लियाई जो चैप्टर है आपका, है ना, जो आपका न्यूक्लियाई चैप्टर है, दैट इज फिनिश्ड, है ना. सो बाय दिस आप अगले चैप्टर में मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है, जो भी आपको पढ़ाने का मौका मिले. बाय. टिल देन बच्चों, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके, सो थैंक यू.